गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज FST 30 में एक बार फिर से आप सभी का हमारे न्यू लाइट नीट चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर FST 30 का फिजिक्स पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके 1 to 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एंड 26 to 50 क्वेश्चन हमारे वसीम सर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के इस सेशन की शुरुआत हम अपने रेस्पेक्टेड सिंह सर के स्लोगन अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको के साथ करने जा रहे हैं। चलिए, होपफुली आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आता हम सभी को सब कुछ है। छोटी छोटी सी माइनर सी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, बस उन्हीं मिस्टेक्स को हम लोग को यहाँ पर अवॉइड करना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए थिन प्रिज्म इन रेस्पेक्ट टू एयर एंड विद इन इट इज व्हेन इट इज डिप्ड इन वाटर विल बी। तो देखो, हम लोग जानते हैं जो थिन प्रिज्म होता है उसका जो मिनिमम डेविएशन डेल्टा का जो फार्मूला होता है, जो मिनिमम डेविएशन डेल्टा m होता है बेटा, वो n-1 इंटू a के बराबर होता है। तो सबसे पहले एक बार उन्होंने कहा है विद रेस्पेक्ट टू एयर और दूसरी बार कहा है विद रेस्पेक्ट टू वाटर में डिप कर दिया गया है। तो देखिए, अगर हम ध्यान से, जो हमारा डेल्टा मिनिमम एयर होगा वो n ग्लास अपॉन n एयर -1 इंटू a एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। यहां से डेल्टा अगर हम m निकालें विद रेस्पेक्ट टू जब वाटर में है तो वो ng अपॉन n W -1 इंटू ए के इक्वल आएगा। हमसे रेशियो पूछा गया है, तो अगर रेशियो पूछा गया है तो हमें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर देते बेटा, ऐसे जब इसको डिवाइड करोगे a से a कैंसिल हो जाएगा। ng की वैल्यू 3/2 है, माइनस का 1 बचेगा। नीचे देखिए, जो n ग्लास है बेटा वो 3/2 है और n वाटर आपका 4/3 है, -1 हो जाएगा। ऊपर बेटा 1/2 बचेगा। नीचे देखेंगे ये 9/8 -1 हो जाएगा, यानी 1/2 अपॉन ये 1/8 हो जाएगा, तो ये 4/2 आएगा, 8/2 आ जा, हाँ। सो इसकी वैल्यू बेटा 4 के इक्वल आ जाएगी। तो इसके अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट होगा। सभी बच्चों को हमारी बात समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर इज। देखो, हम लोग जानते हैं जो हमारी कॉन्केव मिरर से इमेज बनती है वो क्या होता है, जब तक ऑब्जेक्ट हमारा फोकस से लेकर इन्फानाइट के बीच में होता है तब तक हमारी इमेज कैसी बनती है, हमारी इमेज बनती है रियल। लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा, जब रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होता है तो बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल इमेज बनती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल है तो उसकी इमेज हमारी क्या बनेगी, ऑलवेज रियल बनेगी। तो अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड की बात कर रहे हैं, इज सर्टेनली रियल इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो ये सर्टेनली हमारी रियल होगी। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ऑलवेज रियल जो बेटा लिखा था वो गलत था, क्योंकि हमने बताया जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज हमारी बनती है वर्चुअल, लेकिन इस केस में ऑलवेज रियल होता है। चलिए भैया, टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/6। देखो, y1 की वैल्यू बेटा a sin ओमेगा t प्लस का π/6 है। y2 हमारी a cos ओमेगा t है। कंपेयर करना है तो दोनों को एक ही फॉर्म में ले आते हैं। ये a sin ओमेगा t प्लस का π/2 हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम दोनों के बीच के फेस कॉस को बेटा हमने यहां पर साइन में चेंज कर दिया, दोनों के बीच का हम फेस डिफरेंस फाई निकालेंगे तो फाई की वैल्यू हमारी π/6 माइनस का π/2 हो जाएगा। 6 एलसीएम लेंगे तो यहां से π/2 माइनस π/6 हो जाएगा। 6 एलसीएम ले लेंगे तो देखिए, 6 जब आप एलसीएम ले लोगे तो यहां पर माइनस का पाई बचेगा, यहां पर प्लस का 3 बचेगा, यानी 2π/6 से इसकी वैल्यू π/3 के इक्वल आएगी। यहां पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फेज डिफरेंस निकाल दिया तो 5π/3 आया। अब अगर हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए निकालना है तो वो हम जानते हैं फार्मूला
कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस बेटा 2a1 a2 cos फाई होता है। ये अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos फाई cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है। सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये अंडर रूट के अंदर 3a स्क्वायर आ जाएगा, यानी अंडर रूट 3a इज द आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन है बेटा इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रिंग टुवर्ड्स द फिक्स्ड एंड when this wave travels back after reflection, a node is formed at a distance of 10 centimeter from the fixed end। जैसे मान लो इस तरह से ये कोई रोप है, ये यहां से ये फिक्स एंड है, यहां से कोई पल्स गई, पल्स टकराने के बाद जब ये वापस लौट रही है तो पहली बात यहाँ फेज डिफरेंस आ जाता है 180 डिग्री का। तो ये हमारी जब पल्स ऐसे लौटेगी इस तरह से, तो यहां पर फर्दर नोड बनेगा। जब ये नोड बनेगा तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी λ/2 हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर λ/2 की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो λ/2 अगर 10 सेंटीमीटर है तो लैम्डा की वैल्यू बेटा 20 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। अब हम लोग जानते हैं स्पीड पूछा गया है, हम लोग जानते हैं कि v हमारा n लैम्डा के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो इसको हमने लिख दिया 100, लैम्डा की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगी। सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है चेक करते हैं। करेक्ट ऑप्शन है बेटा थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर जाते हैं। इफ m इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी E टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एनर्जी। तो देखो बेटा E जो होता है, E हम जानते हैं कि E हमारा c इज लाइट, ओके वेवलेंथ का रेशियो पूछा गया है। E हमारा जो है बेटा ये hc अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। तो अगर हम यहां पर लैम्डा फोटॉन का निकालेंगे तो लैम्डा फोटॉन का बेटा hc अपॉन e के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम यहां देखें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का हम लोग जानते हैं कि लैम्डा की वैल्यू जैसे h अपॉन p के बराबर होती है और एनर्जी सेम है, तो ये बेटा h ही रहेगा। p की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 2m के इक्वल आ जाती है, अंडर रूट 2m के इक्वल आ जाएगी। अब देखिए इसमें कैसे इसको सॉल्व करना है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखिए ये इलेक्ट्रॉन का है राइट, तो जरा हमें फोटोन का इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो लैम्डा फोटॉन अपॉन जब आप लैम्डा इलेक्ट्रॉन करोगे तो बेटा ये hc अपॉन e हो जाएगा, hc अपॉन e, और ये h हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2m ऊपर चला जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भैया, तो जब h से h कैंसिल हो जाएगा तो c बाहर रहा, एक e कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंडर रूट के अंदर 2m/e के इक्वल आएगा फोटोन का इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के साथ रेशियो। तो करेक्ट ऑप्शन अगर देखें बेटा तो करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर 1। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या परसेंटेज चेंज होगा। तो देखो जैसे हम लोग जानते हैं लैम्डा की वैल्यू h अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m के इक्वल होता है। ठीक है, वेवलेंथ में चेंज पूछा गया है तो वेवलेंथ में चेंज परसेंटेज बाद में निकाल लेंगे। डेल्टा लैम्डा की बात करें, डेल्टा लैम्डा अपॉन अगर लैम्डा निकालोगे तो h अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m के फाइनल माइनस h अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m के इनिशियल डिवाइडेड बाय h अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m के इनिशियल के इक्वल आ जाएगा।
अब ये कह रहे हैं 16 टाइम्स से इंक्रीज कर दिया गया है, तो बेटा देखो HHH तो गायब हो जाएगा, 2m सब गायब हो जाएगा। यहां पर 1/√, के अंदर 16 के इनिशियल हो जाएगा, माइनस का 1/√, के अंदर के इनिशियल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/√, के इनिशियल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करिए फर्दर, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सिंप्लीफाई करने पर बेटा यहां पर 1/4 माइनस 1/1 आ रहा है, यानी कि ये माइनस का 3/4 आ रहा है, यानी वेवलेंथ में डिक्रीज हो रहा है। तो अगर परसेंटेज चेंज निकालेंगे डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा में, वहां डिक्रीज है उसको छोड़ दिया, परसेंटेज हमसे पूछा गया है कितने परसेंट चेंज हो गई है, इंक्रीज है डिक्रीज, इसके बारे में बात नहीं की गई है। तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3/4 इंटू 100 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपकी बेटा 75% के इक्वल होगी। सभी बच्चों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इनिशियली एट रेस्ट इज एक्साइटेड बाय ए uniform electric field E through a distance capital D and is then allowed to approach a fixed static charge Q of the same sign, the distance of the closest approach of the charge will be। ऐसा हम लोग सवाल क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ चुके हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मान लो कि चार्ज जो है हमारा d डिस्टेंस तक चला है, तो जब बेटा चार्ज हमारा d डिस्टेंस तक चलेगा तो कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, इनिशियली वो रेस्ट पे था। तो जो वेलोसिटी गेन कर चुका है कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का रिलेशन दिया हुआ है, तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती v² = u² प्लस का 2as। u तो आपका 0 हो गया, 2, अब देखो 2 तो 2 ही रहेगा, F = m इंटू ए होता है, फोर्स हमारा QE = m इंटू ए आ गया, तो A की वैल्यू QE/m के इक्वल आ गई, तो 2QE/m हो जाएगा। S हमारा D के इक्वल है, यानी v² की वैल्यू आपकी 2QED/m के इक्वल आ गई। ये है आपका v²। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहां पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। तो बेटा जिस समय ये आपका इस प्लस क्यू के साथ क्लोजेस्ट अप्रोच पर होगा यहां पर, उस समय इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि बेटा हम कुछ नहीं करेंगे, हाफ m v² की वैल्यू यहां पर बराबर हो जाएगा 1/4πε0 QQ/R0 के इक्वल। अब हाफ m v² निकाल चुका हूं, तो हाफ इंटू m इंटू v² की जगह 2QE D/m पुट कर देंगे, 1/4πε0 QQ/R0 के इक्वल हो जाएगा। m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल हो गया। तो जब आप यहां से R0 की वैल्यू निकालोगे तो वो Q/4πε0 E इंटू डी के इक्वल आएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, वो है सेकंड ऑप्शन। सभी बच्चे देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड ऑप्शन क्लियर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से जो अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा, इन पे क्वेश्चंस पे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, ए करंट कैरिंग स्क्वायर लूप इज प्लेस्ड नियर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग फिगर वेयर सोन इन द फिगर, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज। देखो यहां पर जो भी हम फोर्सेस की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हुए हर एरिया पे, लेकिन जो भी फोर्स एक्ट कर रहे होंगे वो सारे के सारे फोर्स एक ही प्लेन पर है। तो प्लेन पर है, नेट फोर्स 0 तो नहीं होगा, लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी, नेट फोर्स तो 0 नहीं होगा। लेकिन भाई क्योंकि यहां पे फील्ड अलग है, यहां पे फील्ड अलग है, तो हो सकता है इस पर नेट फोर्स फील्ड लग रहा हो, लेकिन टॉर्क क्योंकि सभी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इस पर टॉर्क डेफिनेटली हमारा क्या होगा, 0 होगा।
तो टॉर्क की वैल्यू यहां पर 0 के इक्वल आएगी, सेम प्लेन पर रखा हुआ है, सॉल्व करने की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है। अगर किसी एंगल पर होता तब टॉर्क एक्ट करता। याद करिए जब हम लोगों ने पढ़ा था मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। तो चलिए इसका जो टॉर्क होगा वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2 कॉइल्स, टॉर्क 0 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर आपका बेटा सही हो गया। यहां पर क्या था, 4 था ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। जो 9th क्वेश्चन है, 2 कॉइल्स ए एंड बी हैव कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन m की वैल्यू आपको 2 हेनरी गिवन है। m की वैल्यू आपको 2 हेनरी गिवन है। द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ फर्स्ट कॉइल इज, पहली कॉइल का जो सेल्फ इंडक्शन है वो 4 हेनरी है। तो पूछा गया है सेकेंड कॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होगा। बस कुछ नहीं, फिर से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, टोटली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं m हमारा इक्वल होता है अंडर रूट के L1 इंटू L2 के, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच का क्या है, फॉर्मूला है, रिलेशन है। m की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, अंडर रूट के अंदर ये 4 हो जाएगा, इंटू L2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो L2 की वैल्यू यहां से 1 हेनरी के इक्वल आ जाएगी। देख लेते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं करेक्ट ऑप्शन 9th का हमारा सेकंड है। करेक्ट ऑप्शन जो 9th का है वो सेकंड ऑप्शन है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 ये है, ए करंट फ्लोज इन ए कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, इट इज बेंड इन ए सर्किल, इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज। तो भैया कुछ नहीं करना है बेटा, m की जो वैल्यू है वो I इंटू एरिया के बराबर होती है। करंट I है तो करंट को आप I लिख दीजिए। देखिए यहां पर एक करंट I होना चाहिए था, एक करंट I फ्लोज इन ए कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, करंट के I लिखा होना चाहिए यहां पे, I करंट होनी चाहिए भैया, ठीक है, ओके। तो देखो यहां से I एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सर्कुलर लूप का। अब हम जानते हैं L हमारा 2 पाई आर के बराबर है, तो R की वैल्यू L अपॉन 2 पाई हो जाएगी, स्क्वायर कर दीजिए, I इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे, L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के इक्वल आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। L कैपिटल M की वैल्यू I L स्क्वायर अपॉन 4 पाई के इक्वल आ जाएगी। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 10वें का पहला ऑप्शन सही है भैया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इन ए मैग्नेटिक फील्ड मूव्स। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो स्ट्रॉन्गर टू वीकर जाता है, तो कुछ नहीं करना है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन रीजन ऑफ रेडियस r, द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एट रेट dB अपॉन dt। ठीक है, लूप 1 ऑफ रेडियस r इज ग्रेटर देन r encloses the region small r and loop 2 of radius capital R is outside the region of magnetic field as shown in the figure, then the induced EMF। तो देखो भैया यहां पर इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला माइनस का d∅dt होता है, राइट। अब देखिए ध्यान से, यहां पर तो कोई फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा है, तो यहां पर जो E2 होगा उसकी वैल्यू तो 0 के बराबर होगी। अगर हम देखें तो जो पहली वाली कॉइल है इसमें इस रीजन में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो E1 निकालेंगे तो माइनस के d∅dt से माइनस का a dB अपॉन dt के इक्वल आएगा, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि फाई हमारा b डॉट a के इक्वल होता है। तो ध्यान रखिएगा एरिया हो जाएगा माइनस का पाई आर स्क्वायर dB बाई dt, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारी स्मॉल r रीजन में ही रेस्ट्रिक्टेड है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बड़े प्यारे से क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूव्ड अलोंग ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस r। तो एक सेमी सर्किल है जिसकी रेडियस है r, इसमें a से b तक जा रहा है,
मान लो इसकी रेडियस r दे रखी है, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का साथ रेशियो पूछा गया। क्या क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत ही सिंपल का फॉर्मूला है। डिस्टेंस को आपने अगर लिख दिया है s से तो वो पाई r के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट लिखा है d से तो वो 2r के बराबर होगा, रेशियो पूछा गया है s अपॉन d तो पाई r बाई 2r हो जाएगा, पाई बाई 2। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपली आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जानना चाहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। सभी को मालूम है, हम लोग पढ़ते आए 9th 10th क्लास से ही, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पोजिशन या इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, राइट। एंड डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। वेरी गुड बच्चों, चलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका सेकंड। 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। द VT ग्राफ फॉर ए पार्टिकल सोन इन द एवरेज स्पीड इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड बतानी है, तो अगर एवरेज स्पीड बतानी है तो हम जानते हैं बस एवरेज स्पीड निकालने का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब ये स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है भैया। तो देखो इसके अंदर का जो ये एरिया होगा, ये एरिया टोटल हमारी डिस्टेंस होगी। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर 8 है, बेस है 2 इंटू इसका ट्वाइस कर दो क्योंकि डबल करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एरिया इसका आया 16। यानी कि जो यहां पर इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है इतने देर में, वो बेटा डिस्टेंस आपकी 16 मीटर के इक्वल है। तो अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं, क्या निकाला, पूछा गया एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस है 16, यहां तक टाइम लगा है 4, यानी ये आ गई वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड। बस फंडामेंटल याद रखिएगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज डिफाइंड एज एवरेज स्पीड। क्लियर है मेरे बच्चों, सभी को यह बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 14 था, 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, ए पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I नॉट इज पास थ्रू अनदर पोलराइजर whose path whose path axis makes an angle of 60 degree with the path axis of the former. What is the intensity of the emerging polarized light from the second polarizer? अगर unpolarized light आ रही होती तो पहली बार ही वो I नॉट बाई 2 हो जाती, बट ये polarized light है। तो जो हमारी ये पूछा गया है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग पोलराइजर फ्रॉम द सेकंड पोलराइजर, तो वो बेटा I इज इक्वल टू I नॉट का स्क्वायर फाई के इक्वल हो जाएगा। बस यहां पर वैल्यू पुट कर दो भैया जल्दी से। I नॉट को I नॉट रहने दो, एंगल दे रखा है 60, तो कॉस स्क्वायर 60 कर दो, ये हो गया I नॉट कॉस 60 1/2 होता है, तो ये 1/4 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका I नॉट बाई 4। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका 4। सभी बच्चों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट O ऑफ 2 स्क्वायर प्लेट सिस्टम एज सोन इफ masses ऑफ प्लेट्स आर 2 मीटर 2m एंड m is there, okay, and their edges are a and 2a respectively। तो पूछा गया सेंटर ऑफ मास बताना है, ओके, O से बतानी है भैया। तो यानी कि अगर O से बतानी है तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं होगा, ये A साइड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बेटा a/2 कॉमा a/2 पर होगा। इसकी साइड 2 है, ये A है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास बेटा तुम्हारा यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी A और A, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे, A और A मिलकर हो गई 2A और Y की वैल्यू हो गई माइनस का क्या, A। अब फार्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले हम लोग XCM निकालते हैं। XCM हमारा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए m1 की वैल्यू 2m है और ये a/2 है, m2 की वैल्यू m है और ये 2a है।
डिवाइडेड बाई कर देंगे 2m प्लस m, 2 से 2m ये कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया ma प्लस 2ma डिवाइडेड बाई 3m, यानी कि xcm की वैल्यू यहां से आपकी आ गई 3ma अपॉन 3m, यानी a के इक्वल आ गया। अब चलिए ycm निकाल लेते हैं। देखो बेटा, जो ycm आएगा वो m1y1, m1 क्या फार्मूला होता है, m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये फार्मूला यूज करना है, यही फंडामेंटल है सेंटर ऑफ मास का। m1 है m, y1 है a बाई 2, m1 है 2m और m2 है m और y2 है माइनस का a, तो यानी ये m डिवाइडेड बाई है बेटा 3m, यानी ये आ गया ma माइनस ma डिवाइड बाई 3m, यानी इसकी वैल्यू आ गई क्या, 0। यानी कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे a,0 आ रहे हैं, तो 16 का करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा है वो है सेकंड। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज 0.2 मीटर, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। if two such lenses are kept separated with common principal axis by a distance of 0.2 meter, what will be the effective focal length। देखो भैया, ये है हमारा इक्विकॉन्वेक्स लेंस, ये r है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो अगर हम इसकी फोकल लेंथ निकालें तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 बाई आर के इक्वल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये 0.5 आ गया, 2 आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.2 मीटर है भैया, 0.2 मीटर है, 0.2 मीटर का मतलब हो गया कितना, 20 सेंटीमीटर। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/20, यानी फोकल लेंथ आ गया आपका 20 सेंटीमीटर के इक्वल। अगर ऐसे ही दो लेंस को हमने सेपरेट कर दिया है किसी डिस्टेंस d से, इसकी फोकल लेंथ भी f है, इसकी फोकल लेंथ भी f है, तो हम जानते हैं कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ जो होती है जब एक्सिस कॉमन है वो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस का d बाई f1 f2 होता है। 1 अपॉन ये हो गया 20, ये भी हो गया 1 अपॉन 20, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है 0.2 मीटर है, यानी माइनस का 20 इंटू 20 इंटू 20 से 20 गया, जो बचा उससे ये गया, यानी 1 बाई एफ इक्यू, अच्छा ये एफ इसको डैश लिख दो बेटा, तो 1 अपॉन एफ डैश की वैल्यू 1/20 आ गई, यानी एफ डैश की वैल्यू 20 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। मतलब कॉम्बिनेशन की वैल्यू 20 सेंटीमीटर के बराबर आ रही है। अलग अलग फोकल लेंथ भी 20 थी, कंबाइंड फोकल लेंथ भी हमारी 20 के इक्वल है। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। द इंसिडेंट फोटोन इन्वॉल्व्स इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली डिसअपियर। देखिए ये बात पहले ही स्टेटमेंट सही दिख गया, क्योंकि जब इंसिडेंट फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे पड़ेगा तो उस पे जाने के बाद टकराएगा, वहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है खुद डिसअपियर हो जाता है, वहां से एक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है वो टोटली डिसअपियर हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, फोटोन टकराने के बाद फोटोन नहीं निकलता है, ये गलत हो गया, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करती है, तो ये बाकी ऑप्शन इसके रॉन्ग है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। करेक्ट ऑप्शन है जो आपका 18 का वो फर्स्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द इनपुट ए एंड बी फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन। इतने के लिए अच्छा इनपुट क्या होना चाहिए, अगर ए प्लस बी बार डॉट ए डॉट बी का बार 1 के बराबर लाना है। ठीक है भैया, सॉल्व करते हैं। पहले जरा इस आउटपुट को देखता हूं, तो ये आउटपुट आया हमारा, मान लो a प्लस बी का बार डॉट ए डॉट बी का बार, ये हो जाएगा a बार डॉट बी बार, और ये हो जाएगा
ए बार प्लस बी बार। यहां पे हमने कौन सा थ्योरम यूज करी है, यहां पे हम लोगों ने थ्योरम यूज करी डी मॉर्गन थ्योरम। ए प्लस बी का होल बार ए बार इंटू बी बार होता है, ए बार इंटू बी बार ए प्लस बी का होल बार होता है। क्लियर है मेरी बात? देखिए इधर ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बार बी बार ए बार हो जाएगा प्लस ए बार बी बार हो जाएगा। तो ये बचेगा ए बार बी बार प्लस ए बार बी बार, क्योंकि यहां से ए बार की वैल्यू ए बार की इक्वल हो जाएगी। यहां से जोड़ेंगे सेम है तो ये ए बार बी बार आ जाएगा, यानी ये आपका ए प्लस बी का होल बार है, यानी ये नॉर गेट जैसा है। तो यानी नॉर गेट है, तो जब अगर देखो हमें आउटपुट 1 लाना है तो 0 प्लस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 करोगे तो भी 0 हो जाएगा बार। यानी आउटपुट लाने के लिए दोनों इनपुट 0 होने चाहिए, और दोनों इनपुट 0 है हमारे कहां पर, ऑप्शन नंबर 3 पे, क्योंकि 0 प्लस 0 इज 0 और 0 का बार 1 हो जाएगा। तो 19वें का करेक्ट ऑप्शन है 3rd। चलिए भैया 20वें में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपको 19वां था। क्वेश्चन नंबर 20, टू लिक्विड्स आर at temperatures 20 degree centigrade and 40 degree centigrade when same mass of both of them is mixed with the temperature of the mixture is 32 degree centigrade, what is the ratio of their specific heat release? यहां पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करेंगे, हीट रिलीज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, या सिंपली हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। एक बॉडी हीट को लॉस करेगी, दूसरी बॉडी हमारी हीट को लूज करेगी। अब देखिए ध्यान से, होगा क्या, मिक्सचर का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल दे रखा है। जरा दोनों को मिक्स करते हैं भैया। देखिए यहां पे हो जाएगा मास सेम है m इज इक्वल टू m, स्पेसिफिक हीट पहले की S1 मान लेते हैं और टेम्परेचर उसका 20 प्लस दूसरे का m S2 टेम्परेचर है 40 इज इक्वल टू m S1 टेम्परेचर हो गया 32 प्लस m S2 टेम्परेचर हो गया 32। इधर देखिए m कैंसिल हो जाएगा, 40 में 32 जाएंगे, 8 S2 बचेगा, 32 में 20 जाएगा, 12 S1 बचेगा, यानी S1 बाई S2 की वैल्यू 8/12 हो जाएगी। तो ये वैल्यू बेटा 2/3 आ रही है। देख लेते हैं, देखने में 20th का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा करेक्ट, वो है ऑप्शन नंबर 4। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। The equivalent resistance between 2 points A and B of the electrical network shown in the figure। देखो ध्यान से, अगर इस फिगर को देखो, ये भी R है बेटा, देखिएगा ध्यान से, ये R है, 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 ये R है। अगर इस फिगर को ध्यान से देखो तो ये बेटा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो भी बैलेंस्ड। देखिए ये अपॉन ये बराबर है इसके अपॉन इसके। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किसी भी सर्किट में छिपा हुआ होता है, और जब व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में होता है तो यहां और यहां का पोटेंशियल सेम होता है। जब पोटेंशियल सेम होगा तो ये सर्किट का पार्ट नहीं होगा। अब R और R को सीरीज में जोड़ोगे 2R हो जाएगा, इस R और इस R को सीरीज में जोड़ोगे ये भी 2R हो जाएगा, 2R पैरेलल में जोड़ोगे तो R हो जाएगा। सर्किट सॉल्व करते समय पेन का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, देखते ही पता चल गया कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी R के बराबर है। करेक्ट ऑप्शन है 21 का 4th। 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4th। चलिए भैया आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम P विथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, देखो हम लोग जानते हैं लैम्डा हमारा H अपॉन P के बराबर होता है, यानी लैम्डा P की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, यानी P हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/λ के। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और जानते हैं वेल नोन फिगर, हम लोग बेसिक मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि अगर x y = 1 होता है तो ये फिगर होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो अगर हम देखें 22nd का भी ऑप्शन जो है वो 4th है। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ए वेक्टर दे रखा है इतना, ए वेक्टर है बेटा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, और जो बी वेक्टर है वो है कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप। ओके, कह रही है ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो कह रहे किस टाइम पर ये नॉर्मल होंगे। ओके, तो देखो जब नॉर्मल होते हैं तो बेटा ए डॉट बी की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल होती है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 के इक्वल होता है। तो भैया जरा डॉट प्रोडक्ट निकालें, आई आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, यानी ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू किसके, 0 के। ये बेटा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी ये कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 का फॉर्मूला है। यहां पे 0 आ गया, यहां पे बचा आपका ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 बराबर 0 के। ओमेगा टी, सॉरी अभी एक सेकेंड देखो, ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, राइट। ये देखिए, ये कॉस ओमेगा टी में ओमेगा टी बाई जाएगा तो पाई ये बचेगा, कॉस 0 कॉस 90 की वैल्यू होती है तो कॉस का पाई बाई 2 लिख दिया। अब देखिए यहां से दोनों साइड से कॉस डिसअपियर हो जाएगा, ओमेगा टी बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। 2 से 2 चला गया तो t की वैल्यू बेटा पाई बाई ओमेगा के इक्वल आ गई, तो t हमारा पाई बाई ओमेगा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ए बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस व्हिच इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू ए हाइट ऑफ h इक्वल टू 3r, देन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो आंसर mg में आ रहा है, लेकिन आप लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि जब अर्थ के सरफेस से हाइट ऊपर जा रहे हैं तो g की वैल्यू चेंज होती है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जब बॉडी अर्थ की सरफेस पे थी, यहां पर थी, तो सपोज यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आई है, आर ई लिख दिया, अर्थ का मास एम ई है, तो यू आई की वैल्यू माइनस का जी एम ई एम बाई आपका आर ई आ गया। अब आप इसकी सरफेस से 3r हाइट ऊपर चले गए हैं, कितने देखो लिखा हुआ 3r, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी यूएफ मान लीजिएगा, यूएफ की वैल्यू माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच से 3re प्लस आर ई हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हमारी माइनस का जी एम ई एम अपॉन 4re के इक्वल हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है, डेल्टा यू है वो हमारा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा, यू फाइनल है माइनस का जी एम ई एम अपॉन 4re प्लस का जी एम ई एम अपॉन आर ई, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, यहां पर 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये 3g एम ई एम बाई 4re आ जाएगा। हम जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, रिलेशन जी एम ई हमारा जी आर ई स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये 3/4 जी आर ई स्क्वायर एम अपॉन आर ई हो जाएगा, एक आर ई से एक आर ई कैंसिल, इसकी वैल्यू 3/4 एम जी आर ई के इक्वल आ जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3rd। 24th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3rd। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 25, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाई P हमारा P नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर होता है, वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट एंड t इज टाइम। देखो किसी भी क्वांटिटी की पावर होती है वो डायमेंशन लेस होती है, तो ध्यान रखिएगा अल्फा टी स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, अल्फा टी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1 होगी, अल्फा टी स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, यानी अल्फा की डायमेंशन निकालना है तो 1 अपॉन टी स्क्वायर की डायमेंशन निकालेंगे तो ये 1 अपॉन टी टू द पावर 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा टी टू द पावर माइनस का
2 तो है डायमेंशंस ऑफ t टू द पावर माइनस का 2, तो 25वें का करेक्ट ऑप्शन दें। देखिए तो वो सेकंड ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा बच्चों, देखिए आज का सेशन बहुत बढ़िया था, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आए थे जिनको हम लोगों ने प्रॉपरली डिस्कस किया। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए 2025 के लिए। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। अब इसके आगे का सेशन डिस्कस करने आ रहे हैं हमारे वसीम सर। अगेन बेटा थैंक यू वेरी मच। जैसा सेशन लगा हो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा बेटा, जिससे अगर कुछ कमियां रह गई हो तो इसको हम और इंप्रूव कर सके। थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड अगेन गुड नाइट। हेलो बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको यहाँ पर दे रखा है, If electron velocity is a 3i plus 2j and it is subjected to magnetic field of 10k Tesla, then its, हमें क्वेश्चन में बताना है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन है और इसकी फील्ड की ये डायरेक्शन दे रखा है, हमको बताना है इस पे इसका बताना है स्पीड चेंज होगा या पाथ चेंज होगा या इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हम लोग चेक करते हैं, देखो ध्यान से। इसका मतलब हुआ यहाँ पर जो फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है, के में है ना, और वेलोसिटी यहाँ पर आई जे के में है, आई और जे में है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा, फोर्स अगर हम लोग देखें तो फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी, है ना। और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो ये चार्ज को माइनस लिखेंगे, माइनस क्यू या माइनस ई। वेलोसिटी यहाँ पर क्या है 3i प्लस 2j, और यहाँ पर क्रॉस में फील्ड लिखेंगे 10k, ठीक है ना, ये हमारे पास आएगा। तो आई जे क्रॉस हमको करना है 10k के साथ। तो यहाँ पर अब वैसे भी आप समझ लो, यहाँ पर जो आई जे ये हमारा x और y प्लेन है और k जो है z एक्सिस प्लेन है। अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वहाँ पर जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, और जो पाथ सर्कुलर होगा तो इसका मतलब है यहाँ पर उसकी, और फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है इसलिए उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, स्पीड विल चेंज। स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। अगर कहीं पर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, स्पीड यहाँ पर चेंज कांस्टेंट रहेगी, यहाँ बोला है चेंज हो रही है। पाथ विल चेंज, अब देखो ये सर्कुलर पाथ होगा, इसका मतलब इसका पाथ कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो सेकंड होगा, पाथ विल चेंज, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये इसका पाथ सर्कुलर पाथ में ये क्या करेगा, यहाँ पर रोटेट करेगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम लोग ये देखा कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर, ये जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू वी होगा, है ना, और फोर्स आल्सो वी क्रॉस वी के परपेंडिकुलर होगा। और अगर ऐसी कहीं कंडीशन बनती है तो वो फोर्स जो है वेलोसिटी जो उसकी होगी वो चेंज नहीं होगी। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैपेसिटर इज ई, द वर्क रिक्वायर्ड टू मेक ए चार्ज क्यू मूव इन ए क्लोज रेक्टेंगुलर सर्किट। तो क्लोज पाथ में देखो ये फील्ड होगा हमारा प्लस टू माइनस, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड होगी, और कंजर्वेटिव फील्ड जो होती है उसमें क्लोज पाथ का वर्क डन, क्लोज पाथ के लिए वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो क्लोज पाथ का यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन इन क्लोज पाथ क्या होता है, 0 के बराबर होगा। टू पॉजिटिव आयंस इज कैरिंग चार्ज क्यू, तो ये क्यू है, यहाँ पर क्यू है, इनके बीच की दूरी d है, इनके बीच लगने वाला फोर्स है F बराबर 1/4 पाइप्स नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन में हमको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो क्यू स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर,
ठीक है ना। ये क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया, क्यू बराबर एन ही होता है, तो अगर हम लोग एन लिखें यहाँ पर तो एन स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में एन निकालना है क्वेश्चन में, तो एन निकालने के लिए देखिए ध्यान से, एन बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपान ई स्क्वायर, और अंडर रूट में लेंगे तो ये पूरा वैल्यू आएगा। चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपान ई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ दिख रहा है थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला करते हैं क्वेश्चन 29। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। फील्ड लाइंस हमको रिप्रेजेंट करना है, तो पॉजिटिव चार्ज में फील्ड जो होती है वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है, तो फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। नेगेटिव चार्ज में टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, तो ये हमारा एरो होता है। चेक कर लेते हैं कहाँ पर ऐसा दिया है। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से अवे हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जो होगा वो परपेंडिकुलर टू, यहाँ पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चेक करते हैं ये वाला, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से बाहर चार्ज आ रहा है, नेगेटिव से अवे जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव होगा। यहाँ पर देखो पॉजिटिव से, और इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं रेडिली आउटवर्ड, और ये वाला कहलाता हमारा रेडिली इनवर्ड होगा, ठीक है। रेडिली आउटवर्ड, रेडिली इनवर्ड, तो ऑप्शन इसका आंसर सही होगा थर्ड। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन 30। 3 डिफरेंट स्प्रिंग आर कनेक्टेड टू ए ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो आपको यहाँ से दिख रहा है 2K और 4K, ये हमारे पैरेलल में है। पैरेलल में ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा, 2K प्लस 4K होके 6K हो गया, 6K और 3K सीरीज में हो गया। तो 6K और 3K का सीरीज निकालेंगे तो K इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा K1 K2 अपान K1 प्लस K2, ठीक है ना। ये वाला हमारा K1 हो गया, ये K2 हो गया, तो ये हो जाएगा 6K इंटू 3K अपान 9K, ठीक है। K से K कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 2K आ जाएगा। K इफेक्टिव का वैल्यू 2K आ जाएगा। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई K इफेक्टिव। फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा 1 अपान 2 पाई, K इफेक्टिव का वैल्यू 2K बाई m, तो ये राइट आंसर होगा। 2K बाई m इसका राइट आंसर होगा। 2K बाई m इसमें ऑप्शन दिया है थर्ड, ठीक है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट विल आउटपुट 1। किसका आउटपुट 1 आएगा? ये हमारा कौन सा गेट है? नैंड गेट। नैंड गेट एंड का उल्टा होता है, 1 1 का ये हमारा 0 देगा, ठीक है ना। ये हमारा नॉर गेट है, आर का उल्टा होता है, नेगेटिव आर होता है, तो 1 1 का आर गेट 1 देता है, तो ये 0 देगा। ये हमारा नैंड गेट है, नैंड गेट एंड का उल्टा होता है, 0 1 का एंड गेट 0 देता है, तो ये 1 देगा। राइट आंसर इसका थर्ड होगा। 32 एनर्जी लेवल एबीसीडी में यहाँ पर ट्रांजिशन जो हो रहा है, ये हमारा सी दिया है, ये बी है, ये ए है। ट्रांजिशन सी से बी के लिए वेवलेंथ दे रखा है, सी से वेव में लैम्डा 1 है, सी टू बी, यहाँ पर इसको लैम्डा 1 लेना है, तो लैम्डा 1 हो गया। और बी टू ए के लिए हमारा लैम्डा 2 लेना है, और सी टू ए के लिए हमारा हो जाएगा लैम्डा 3। अगर एनर्जी की बात की जाए तो ये जो लैम्डा 3 है, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी hc बाई लैम्डा 3 बराबर ये लैम्डा, ये एनर्जी किसके बराबर होगा? चलो इसको हम लोग अगर लिखें E3, इसको लिखेंगे E2 और इसको लिखेंगे E1। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखें एनर्जी के टर्म में, जो हमारा E3 होगा
वो हमारा E1 प्लस E2 के बराबर होगा। E3 को SC बाई लैम्डा के टर्म में लिखेंगे तो SC बाई लैम्डा 3 बराबर हो गया HC बाई लैम्डा 1 प्लस SC बाई लैम्डा 2। SC कॉमन हो गया, कट गया, तो 1 अपान लैम्डा 3 बराबर आ गया। LCM ले लेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2, ऊपर आ जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ठीक है, तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बराबर आ जाएगा लैम्डा 3 ब्रैकेट में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया है। लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा भाई। ठीक है, 1 और 2 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर ए से सी जाने का 3 प्रोसेस है, ए से बी से सी और ए से सी डायरेक्ट। हीट एब्जॉर्ब बाय इन द प्रोसेस ऑफ एसी में हमको हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू निकालना है। तो पहला प्रोसेस है ए टू बी, दूसरा प्रोसेस है बी टू सी और तीसरा प्रोसेस है ए टू सी। हमें क्वेश्चन में जो बताना है हीट एब्जॉर्ब इन सिस्टम एसी, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू निकालना है एसी में। डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू मतलब यूसी माइनस यूए प्लस वर्क डन। ठीक है ना, ये वैल्यू हमको निकालना। वर्क डन तो आ जाएगा, यूसी माइनस यूए का वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम लोग को बाकी क्वेश्चन में हिंट देखेंगे। ए टू बी के लिए देखो ध्यान से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे ए से बी के लिए। तो प्रोसेस हमारा है आइसोकोरिक। ए से बी के लिए आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू को लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, यू बी माइनस यू ए प्लस वर्क डन क्या लेंगे 0। ठीक है, अब क्वेश्चन में डेल्टा क्यू का वैल्यू दे रखा है, कितना है, ए बी प्रोसेस में 400 जूल हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू यहाँ 400 रखेंगे। यू बी माइनस यू ए का वैल्यू हमें मालूम हो गया। चलो बी से सी के लिए देखेंगे। बी से सी के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू बराबर, अब यहाँ पर यू सी माइनस यू बी लिखेंगे, यू सी माइनस यू बी प्लस वर्क डन। ठीक है, डेल्टा क्यू इस सिस्टम के लिए दे रखा है 100 जूल, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू 100 हो गया। यूसी नहीं मालूम है, यूबी नहीं मालूम है, वर्क डन देखो ध्यान से, वीसी का वर्क डन क्या होगा, तो इसके ये वाला पूरा वर्क डन लेंगे, है ना, बीसी लाइन के नीचे का पूरा वर्क डन हो गया P इंटू डेल्टा वी। P का यहाँ पर वैल्यू हो गया 6 इंटू 10 की पावर 4, तो इसका वर्क डन निकालने जा रहे हैं, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ से 6 इंटू 10 की पावर 4 इंटू डेल्टा वी, यहाँ से यहाँ तक हो गया 4 माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये हो गया हमारा। सॉल्व करते हैं तो यू सी माइनस यू बी इधर है प्लस 6 इंटू 2 12, तो ये वैल्यू हो गया 120। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 100 बराबर ये आ गया, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, 100 माइनस 120, तो ये वैल्यू आ गया यू सी माइनस यू बी। यू सी माइनस यू बी का वैल्यू हमारा माइनस का 20 हो गया। इस वैल्यू को यहाँ पर रख के देखें तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा, इसको यहाँ पर रखें तो माइनस 20 बराबर हो गया यू सी माइनस यू बी। दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, ऐड करेंगे, माइनस यू बी प्लस यू बी कट गया, 400 माइनस 20 380 बराबर यू सी माइनस यू ए। यू सी माइनस यू ए आ गया, ठीक है ना। बस यू सी माइनस यू ए का हमको वैल्यू यहाँ पर पुट करना था। ए टू सी की प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू बराबर हो गया यू सी माइनस यू ए प्लस वर्क डन। वर्क डन देखो यहाँ पर एसी प्रोसेस का वर्क डन होगा हमारा ये ट्रेपेजियम वाला, ट्रेपेजियम का वर्क डन 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस हो गया 2 और प्लस 6 8 हो गया 10 की पावर 4 इंटू डिफरेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस तो 4 माइनस 2, तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सॉल्व करेंगे इसको, डेल्टा क्यू का वैल्यू निकालना है। यू सी माइनस यू ए का वैल्यू हमारा 380 है, तो ये 380 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया, 80 ऐड करेंगे तो 380 प्लस 80 460 जूल इसका राइट आंसर आएगा।
460 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है भाई, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि हमको यूसी माइनस यूए का वैल्यू चाहिए था। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 34। फिगर शो हाउ द स्ट्रीम ऑफ वाटर इमर्जिंग फ्रॉम ए टैप डाउन एज इट फॉल्स एरिया चेंजेस फ्रॉम ए नॉट टू ए थ्रू ए फॉल ऑफ एच एट व्हाट रेट डज द वाटर फ्लो ऑफ फ्रॉम द टॉप। रेट का मतलब होता है dv बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मतलब dv वॉल्यूम पर सेकेंड, और ये वैल्यू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में यहाँ का बताना है। चलो यहाँ की वेलोसिटी हम लोग बी नॉट मान लेते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है बी नॉट का वैल्यू। बी नॉट का वैल्यू क्या होगा, ए पे हमने मान लिया वेलोसिटी v है, तो पहले तो हम कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल से ए नॉट बी नॉट बराबर हो जाएगा ए इंटू बी, ठीक है ना। और v की वैल्यू कैसे कितना होगा, पहला हम लोग ये वाले फार्मूले से लगाएंगे, यहाँ पर पहला ये लगाएंगे। अच्छा v का वैल्यू क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2gh, एक फार्मूला ये हो गया। तो दो इक्वेशन हमारा बनेगा। हमें क्वेश्चन में dv बाई dt बताना है, इनिशियल ए नॉट बी नॉट का वैल्यू बताना है। हमें क्वेश्चन में ए नॉट बी नॉट का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं भाई। चलो यहाँ से पहले इस इक्वेशन को देखेंगे, और इस इक्वेशन में ए नॉट बी नॉट बराबर है ए वी, तो बी बराबर आ जाएगा हमारा ए अपान ए नॉट, नहीं ए नॉट अपान ए नॉट अपान ए इंटू बी नॉट। ये हमारा वी का वैल्यू आ गया। इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो v की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ से फार्मूला अपना बनाएंगे। चलो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर है v स्क्वायर। चलो यहाँ पे रखते हैं v का वैल्यू हमारा ए नॉट ए है, और इसको स्क्वायर करते हैं, तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए नॉट का स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू बी नॉट का स्क्वायर। ये आ गया। बी स्क्वायर की जगह पर हम लोग ये पूरा वैल्यू रखेंगे, तो ये हो गया हमारा बी नॉट का स्क्वायर प्लस 2gh बराबर क्या आ गया, ए नॉट का स्क्वायर प्लस बी नॉट का स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर पहले ए नॉट बी नॉट है ना, तो ए स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई। ये वाला वैल्यू जो यहाँ पर है ये इसमें माइनस करेंगे, ए ऐसे लिखते हैं। चलो ये प्लस, चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2gh ए स्क्वायर, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉट का स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर। हमको ए नॉट बी नॉट की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, ए नॉट बी नॉट की वैल्यू निकालना है। तो ए नॉट बी नॉट का स्क्वायर, ये वैल्यू इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर, ठीक, प्लस ये वाला वैल्यू, देखो ये वाला वैल्यू इधर लेने दो, इसको ऐसे रहने दो, 2gh ए स्क्वायर। कॉमन यहाँ पर ले लेंगे बी नॉट का स्क्वायर, ठीक है ना। बी नॉट का स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर हमारा ए यहाँ पर बी नॉट का स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचेगा हमारे पास ए नॉट का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2gh ए स्क्वायर, ठीक। बी नॉट का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2gh ए स्क्वायर अपान अंडर ए स्क्वायर प्लस ए। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमें क्वेश्चन में रेट निकालना है, ए नॉट बी नॉट की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो पहले बी नॉट निकाल लें, तो बी नॉट हमारे पास जो आ रहा है वो आ गया अंडर रूट 2gh और ए स्क्वायर में ए बाहर आ जाएगा,
चलो अंदर ही रहने दो क्योंकि ऑप्शन में भी है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए नॉट का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये हमारी बी नॉट की वैल्यू है। क्वेश्चन में रेट बताना है, रेट का मतलब ए नॉट बी नॉट। तो इस इक्वेशन में ए नॉट से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ए नॉट बी नॉट बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी ए नॉट आ जाएगा, तो ये इसका रेट हो गया। रेट का मतलब हुआ ए नॉट बी नॉट, तो ए नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नॉट 2GH ए स्क्वायर अपान अंडर रूट में रहेगा सारी वैल्यू, ए नॉट स्क्वायर। पहला ही ऑप्शन दिख रहा है तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा, पहला कि कंटिन्यूटी प्रिंसिपल लगाएं, यहाँ का एरिया इनटू वेलोसिटी, और जब नीचे गिरा वहाँ का एरिया इनटू वेलोसिटी। दूसरा यहाँ पर लगाएंगे इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर हमने वी नॉट माना, फाइनल वेलोसिटी वी, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मोशन की इक्वेशन से लगा देंगे। चलिए अगला करते हैं। ए होल ऑफ रेडियस r/2 इज कट फ्रॉम ए सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस r, मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट एक्सिस थ्रू o परपेंडिकुलर टू xy। यानी कट करने के बाद बताना है, यानी रिमेनिंग का बताना है। रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ निकालने के लिए हम लोग पूरे का लेंगे i होल, यानी पूरा माइनस जो कट पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पूरा तो हमारा प्लेट है, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर होगा। कट पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसको देखें जरा ध्यान से। कट पार्ट हमारा यहाँ पर प्लेट है, रेडियस r/2 है, तो अगर मान लो किसी बॉडी का मास m है, उसका रेडियस r है मान लिया, तो अगर रेडियस आधा करोगे तो मास हो जाएगा m/4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो r/2 जो है उसका मास कितना लिखेंगे, m/4। तो यहाँ पर जो कट पार्ट है उसका मास हो जाएगा m/4। कट पार्ट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अपने एक्सिस पे देखे, उसके एक्सिस पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे I बराबर हाफ m की जगह पर m/4 और रेडियस की जगह पर r/2 का स्क्वायर, तो r²/4। ठीक है, ये हमारा कट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया इस एक्सिस के अबाउट, कट पार्ट के एक्सिस के अबाउट, लेकिन हमको बताना है इस O के अबाउट। तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो इसका I लिखेंगे, ICM लिखेंगे प्लस mr² इसमें ऐड करेंगे। ठीक है ना, बस इतना और करना है इसमें। तो पूरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा है वो हमारा था हाफ mr², और इसमें जो कट पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। तो पहले तो उसका ICM लिखेंगे 1/2 m/4 r²/4, ठीक, प्लस इसमें mr² जोड़ेंगे, m है इसका m/4 और यहाँ से यहाँ तक दूरी है r/2, तो r²/4 हो जाएगा। इतना और करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हाफ mr² यहाँ ऐसे रहने देते हैं, माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा, देखो 2 4 4 16 हो गया, 32 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो बचेगा यहाँ पर mr² प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2 mr², तो यहाँ पर हो गया mr² प्लस 2 3 mr², ठीक है ना, 3 mr², 32 माइनस यहाँ पर बचेगा हमारा 32 mr², एलसीएम ले रहे हैं तो 32 mr², ना 16 mr² ये हो गया हमारा। अगर एलसीएम लेंगे, देखो ध्यान से, 32 एलसीएम लेंगे, 16 mr² माइनस 3 mr², तो 16 mr² में से 3 mr² गया, 13 mr² बाई 32, तो 13 mr² बाई 32 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो पहले हम लोग रिमेनिंग का निकालने का मतलब होता है, पहला डिस्क जब बिना कट के था, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस O एक्सिस के अबाउट माइनस जो कट पार्ट है उसका इस O के अबाउट निकालना है। कट पार्ट का मास निकालने की जरूरत पड़ेगी। अगर मास निकालना है तो आप रेडियस देखो, अगर मान लेते हैं किसी का रेडियस r, मास m है, रेडियस r है, तो अगर उसका रेडियस आधा करोगे तो मास m/4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस r/2 का जो मास होगा वो m/4 होगा। इसका अपने एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² लगाएंगे, लेकिन हमको O एक्सिस के अबाउट निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका m
प्लस दूरी का स्क्वायर करके यहाँ पर और ऐड करेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये भी क्वेश्चन अच्छा है और इसको हम आपको बड़े शॉर्टकट मेथड से समझा रहे हैं। देखो, अगर क्वेश्चन में बोला है रेन अपीयर टू फॉल वर्टिकली ए मैन वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। तो एक मैन है और मैन इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी, मैन की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसको रेन जो है अपीयर हो रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, अपीयर टू फॉल वर्टिकली, रेन उसको वर्टिकली अपीयर हो रही है, मतलब उसको यहाँ पर जो दिख रही है रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये दे रखा है, वो हमें वर्टिकली डाउनवर्ड की डायरेक्शन में गिर रही है। अब इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी रेन की, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगा वो कुछ इस तरह होगा। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। तो ये मैन की वेलोसिटी, ये रेन का विद रिस्पेक्ट टू मैन की वेलोसिटी, ये रेन की वेलोसिटी। यही क्वेश्चन में निकालना है हमको, ये क्वेश्चन में हमको निकालना है, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है। अब जरा ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन में अगला बोला गया है, अगर मैन व्हेन ही चेंज हिज स्पीड, अब अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, डबल, अगर स्पीड डबल कर देंगे तो रेन अपीयर टू फॉल एट 45। अब फिर से देखो फिगर कैसा चेंज हो रहा है। अब अपनी स्पीड को डबल करना है, डबल करने का मतलब जितना फिगर इधर है इसको और बना दे। तो पहले 3 था, अब इधर भी 3 हो गया, अब टोटल स्पीड हो गई 6, टोटल उसका स्पीड डबल हो गया। अब जो रेन उसको दिखाई पड़ रहा है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा बनेगा कि वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से ये 45 एंगल बनेगा। तो अगर मान लो हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हो तो ये एंगल हमारा 45 होगा, अगर वर्टिकल से एंगल दिया हो तो 45 ऊपर से ले लेंगे। तो यहाँ पर ये एंगल अगर 45 है तो इसका मतलब ये एंगल भी 45 होगा। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गई, ठीक है। तो ये एंगल अगर 45 है, ये एंगल 90, तो इसका मतलब ये भी एंगल 45 हो गया, ठीक। तो ये 2 पार्ट में हमने बना लिया है। अब जरा देखो ध्यान से, ये अगर 3 है, ये 45 है, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा, 10, 45 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये भी वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 45 है तो सेम इधर भी ऐसा ही है, तो इसका मतलब ये भी एंगल 45 होगा। इसका मतलब जो एंगल होगा रेन का वो मैन से कितना एंगल पे है, 45 एंगल पे। मैन की वेलोसिटी ये, रेन की ये, तो एंगल हो गया 45। अब वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन देखो ध्यान से, ये मैन की वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस ये वाली जो वैल्यू आई है 3, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का स्क्वायर, और ये वैल्यू अंडर रूट में। यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू हमारी 3 है, तो इसको 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो। हमको रेन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3√2, 3√2 है ना। तो आंसर हो जाएगा 3√2, ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। तो फिगर से आप समझ सकते हो, पहले मैन की वेलोसिटी थी 3, रेन उसको दिखाई पड़ रहा था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हमने पहला फिगर बनाया। अब उन्होंने बोला कि जब अपनी स्पीड डबल किया तो इसी फिगर को हमने 2 पार्ट में कर लिया। पहले ये 3 था, ये 3 दोनों मिलके हो गया 6, अब उसकी स्पीड हो गई डबल। अब उसको जो रेन दिखाई पड़ रहा है वो 45 एंगल पे दिख रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है 45 एंगल, ये 45 होगा, ये 90 है, ये 45 होगा। तो ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, ये यहाँ पर 3 था, ये 3 था, तो ये रेन की वेलोसिटी 3√2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। तो आप अगर फिगर से करेंगे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 37, फाइंड द करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। ब्रेक डाउन वोल्टेज दे रखा है, आइडियल डायोड का 10 वोल्ट है, तो ब्रेक डाउन 10 होगा। तो पहले तो यहाँ पर देखो, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज 10 है, तो इसका मतलब है कि जब यहाँ पर वोल्टेज 10 होगा तभी ये ब्रेक डाउन करेगा, तो ब्रेक डाउन अभी नहीं होगा, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज 10 है ना। तो इसका मतलब जो करंट होगा वो करंट इसमें इस तरह जाएगी, करंट यहाँ पर ऐसे जाएगी। तो करंट अगर हम लोग यहाँ पर निकालें तो करंट हो गया V/R नेट,
आर नेट यहाँ पर हो गया 10 + 5 15, ठीक है। तो 20/15 किलो है, किलो का मतलब 10⁻3। तो ये हो गया हमारा 5 से काटेंगे 4/3 मिली 10⁻³ तो ये ऑप्शन हो गया हमारा 4/3 मिली एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ठीक है। क्लियर बात है, समझ में आ गई? क्योंकि अगर हम लोग इस पे वोल्टेज चेक करें तो करंट की वैल्यू 4/3 है, वोल्टेज अगर इस पे देखेंगे कितना आएगा, V = IR, I का वैल्यू है 4/3 और ये 10, 40/3, 40/3 का मतलब हुआ लगभग 13, है ना। इसका मतलब इस पे जो वोल्टेज आएगा 13 वोल्ट, इस पे 7 पॉइंट समथिंग वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पर 10 वोल्ट इस पे अभी नहीं मिलेगा, इसका मतलब करंट इसमें अभी ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है ना। तो अभी ये ब्रेकडाउन पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 38, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विद स्विच एस ओपन। ये स्विच है, अभी ओपन है, पहला ओपन होगा तो अच्छा ओपन होगा तो इसमें करंट नहीं जाएगी, तो करंट इसमें ऐसे जाएगी। अच्छा जो पॉइंट ये होगा ये पॉइंट सेम होगा, अगर इसको सी मानेंगे तो ये भी पॉइंट सी होगा, ठीक है ना। तो ए से बी तक में 6 और 12 ये हमारा सीरीज में हो गया, 6 और 12 का सीरीज वैल्यू 4 आ जाएगा। इसी तरह करंट इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, 12 और 6 यहाँ पर भी सीरीज में हो जाएगा, तो ये 12 और 6 का सीरीज वैल्यू 4 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर ए और बी के बीच में देखेंगे ओपन की केस में, तो यहाँ पर ये वाला 4 और ये वाला 4 सीरीज में है, तो 6 हाँ नहीं ओपन है। देखो ये दोनों हमारा सीरीज में होगा ना, इसमें करंट देखो, इसमें तो यहाँ पर करंट बीच वाले में जाएगा नहीं, तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर जो 6 और 12 18 हो जाएगा, सीरीज में है, ये दोनों हमारा सीरीज में हो गया, 18 हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखो 12 और 6 सीरीज में हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा। और ओपन जब होगा ए और बी के बीच में हमको निकालना है, तो ए से सी, ए से सी, हाँ ये 6 और 12 और ये हाँ, तो ठीक है। थोड़ा सा फिगर समझने में, यहाँ पर ए और सी के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है। तो जब यहाँ से करंट, इसमें करंट जानी नहीं है, इसमें करंट और इसमें करंट जाएगी, इसका मतलब हुआ ये वाला 6 और 12 ये हमारा कैसा हो गया, पैरेलल में, ये हमारे पैरेलल में हो गए। 6 और 12 का पैरेलल वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है ना। इसी तरह 12 और 6 जब ओपन होगा तो ये पैरेलल में होंगे, 6 और पैरेलल में ये वैल्यू आ जाएगा 4, ये वाला 4 और ये वाला 4 सीरीज में हो जाएगा। तो ओपन जब होगा, जब ओपन होगा तो 4 और 4 दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 8 ओम। तब इसका आंसर होगा 8 ओम, ठीक। जब सीरीज यहाँ पर ओपन होगा सर्किट तो ये फिगर बनेगा। इसको अगर हम लोग अगर ड्रॉ करें तो ये ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, और इसको हम लोगों ने यहाँ मान लिया सी, तो दोनों का सी ही रहेगा। तो ए से सी बनाएंगे और सी से बी बनाएंगे। तो ए से सी के बीच में हम लोगों ने 6 बनाया, ए से सी के बीच में 6 बनाया, ए से सी के बीच में हम लोग ऐसे बनाएंगे एक दूसरा, और यहाँ पर भी 12 का बनाएंगे ऐसे। सी से बी बनाएंगे 12 का, तो सी से बी के बीच में 12 बनाएंगे, और सी से बी के बीच में एक दूसरा बनाएंगे 6 का। तो कुछ ऐसा बनेगा सर्किट। तो 6 और 12 यहाँ पर हमारा पैरेलल हो जाएगा, 6 और 12 का ये वैल्यू 4 आएगा, इसी तरह 12 और 6 का वैल्यू 4 आएगा, 4 + 4 होके 8 आएगा। तो पहला फिगर समझ में आ गया होगा, पहला फिगर ऐसा बनेगा। चलो अब दूसरा फिगर देखते हैं, जब सर्किट बोला है क्लोज हो। अगर इसको क्लोज करेंगे तो अब करंट इसमें जाएगी, अब तीनों में जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी। ये हमारा पॉइंट सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा, तो ये सी और सी सेम हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि इसमें और इसमें तीनों में करंट जा रही है। अच्छा जो करंट यहाँ पर जाएगी
ए से सी, ठीक है ना, और ए से सी, ये तो हमारा पैरेलल हो गया। तो 12 और 6 पैरेलल में कितने थे? 4, ठीक है ना, ये 4 हो जाएगा। इधर 4 था, 12 और 6 4 था। तो अब हमारे पास पैरेलल में 3 लग गए। कौन कौन से? 12 और 6 का पैरेलल वैल्यू है ना, 12 और 6 का ये दोनों पैरेलल में है तो इसका आएगा 4। तो 4 हो गया इधर, 8 इधर हो गया, इधर 4 हो गया। तो ये हमारा अब जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। देखो ध्यान से, ए से बी तक हमको बनाना है। पहला हम लोग बना रहे ए और बीच में सी है हमारा, चलो इसको सी पॉइंट मान लिया। तो ए से सी पहले बनाएंगे 6 का, ठीक है, ये 6 का बन गया। फिर सी से बी का हम लोग बना रहे हैं, सी से बी का बन गया हमारा 12 का, ठीक, पहला हो गया, ऊपर वाला बन गया। फिर देखो ए से सी में एक और लगाना है, तो ए से चलो और सी तक जाओ, अब 12 का एक और लगा दिया। अब सी से बी के बीच में एक और लगाना है, तो सी से और बी के बीच में एक और लगा देंगे, सी और बी के बीच में 6 का लग गया। अभी कौन सा छूट रहा है? ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में एक यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट जोड़ देंगे और वो 8 का है। तो ऊपर वाला का तो हम लोग का कितना आया था? 6 और 12 का 4, 12 और 6 का 4, तो 4 और 4 8 हो गया। 1/8 प्लस 1/8 पैरेलल में जुड़ गया दोनों, तो 8 का पैरेलल वैल्यू 4 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 8 और 4, सेकेंड ऑप्शन होगा। ये पहला जब ओपन होगा तब ये फिगर बनेगा, और ये जब क्लोज होगा तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। देखो यहां पर एलसीआर सर्किट है। एलसीआर सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज होता है अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL BC में जो ज्यादा है, VC ज्यादा है तो VC माइनस VL का होल स्क्वायर। तो VR का स्क्वायर, VR यहाँ पर 80 है तो 80 का स्क्वायर प्लस VC 100 माइनस VL की वैल्यू 40, और ये अंडर रूट में 100 माइनस 40 60 हो गया। 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर का अंडर रूट लेना है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 100। आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ए ब्लॉक मूव्स डाउन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल थीटा। ये स्मूथ है और स्मूथ सरफेस पे यहाँ पर एक ब्लॉक है, रफली सरफेस, स्मूथ सरफेस पे ब्लॉक की स्पीड वेलोसिटी यहाँ पर जब नीचे आता है v है। एक इसी ब्लॉक को जब हम लोग रफ सरफेस पे छोड़ेंगे, सेम इंक्लाइनेशन एंगल है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर हो गई v/n। हमको म्यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, v का वैल्यू। चलो इक्वेशन लगाएं। इनिशियल वेलोसिटी दोनों में 0 है। पहले इक्वेशन जब स्मूथ है तो v स्क्वायर बराबर हो गया u स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पर लगता है mg साइन थीटा, मतलब g साइन थीटा, तो a का वैल्यू 2g साइन थीटा। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, और ये दूरी हमारी कितनी है? s, तो s, ये हमारा पहला इक्वेशन होगा। u स्क्वायर का वैल्यू b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 0 है तो 2g साइन थीटा इंटू s, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। चलो दूसरा यहाँ पर देखेंगे, जब सरफेस रफ होगा, जब सरफेस रफ होता है इस डायरेक्शन में जो एक्सेशन होता है उसका वैल्यू g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फिर से लिखेंगे इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यानी b/n का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 है 2a की जगह पर क्या लिखोगे? g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू s। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको पहले से भी मालूम है, जो म्यू आता है, म्यू का वैल्यू होता है 1 माइनस 1/n स्क्वायर tan थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, म्यू बराबर 1 माइनस 1/n स्क्वायर tan थीटा, राइट आंसर पहला होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चाहो b स्क्वायर का वैल्यू रख दो, कट कर दो, तो आंसर यही आ जाएगा म्यू के टर्म में। चलिए अगला करते हैं, ए न्यूक्लियस विद मास नंबर 240
तो एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है 240, वो 2 फ्रेगमेंट में ब्रेक हो रहा है। मान लेते हैं इसको x, इसका मास नंबर 120, y इसका मास नंबर 120। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहां पर दे रखा है, चेंज गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। तो जो गेन होता है उसको हम लोग Q, या लॉस जो होता है उसको Q वैल्यू से निकालते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में ये फार्मूला हम लोग Q का निकालते हैं, जो एनर्जी गेन होती है या लॉस होती है। बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट मतलब हुआ यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनने, 2, 120 120 के। लेकिन जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है क्वेश्चन में दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अनफ्रैगमेंट का 7.6 और फ्रैगमेंट का 8.5। तो इसका हो गया 120 इंटू 8.5 प्लस दूसरा 120 इंटू 8.5 माइनस करेंगे यहाँ 240 इंटू 7.6, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। कैलकुलेट करके आंसर चेक कर लीजिए, आंसर यही आएगा। 41 में चेक कर लेते हैं आंसर, हाँ ठीक है यही आ रहा है, 216 आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रोडक्ट का दे रखा है, प्रोडक्ट में 2 है, न्यूक्लियन का नंबर इसमें 120 है, पर न्यूक्लियन का वैल्यू 8.5 है, इसमें दोनों से 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिएक्टेंट में 240 है और इसका पर न्यूक्लियन 7.6 है, तो 240 इंटू 7.6 यहाँ पर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट। एंगुलर सेपरेशन, देखो एंगुलर सेपरेशन को थीटा बोलते हैं, लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है, जहां पर डी जो होता है वो स्लिट की दूरी है, ठीक है ना, और जो कैपिटल डी होता है वो स्क्रीन की दूरी होती है। यहाँ पर स्क्रीन को मूव किया जा रहा है, स्क्रीन मूव होने का मतलब कैपिटल डी चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैपिटल डी है नहीं, फार्मूले में कैपिटल डी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो जो है कांस्टेंट रहेगा, तो बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ। तो एंगुलर यहाँ पर जो हमारा सेपरेशन है थीटा वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा बढ़ाने से थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, तो इसका मतलब बढ़ना चाहिए, यहाँ डिक्रीज दिया है, डिक्रीज नहीं होगा इंक्रीज होगा, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर फॉल्स है। पहला सही है, दूसरा गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर 43 में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर डैम्पिंग दे रखा है। तो आपको मालूम है डैम्पिंग अगर दिया होगा तो एम्पलीट्यूड जो होता है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है, तो A बराबर A नॉट ई की पावर माइनस बी बाई 2m इंटू टी, ये इक्वेशन होता है हम लोग का। तो A बराबर होता है A नॉट ई की पावर माइनस कॉन्स्टेंट यानी b बाई 2m इंटू टी होता है। तो पहले इन्होंने दिया इनिशियल वैल्यू, A नॉट का वैल्यू दिया है, तो अभी हम लोग A नॉट का वैल्यू बाद में रखेंगे, और A का वैल्यू 25, देखो 25 ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड अगर T है तो 25 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 25 T हो जाएगा। तो 25 ऑसिलेशन के लिए एम्पलीट्यूड लिखें, कितना हो गया, आधा हो गया, इनिशियल वैल्यू का हाफ हो गया, रिड्यूस टू हाफ, तो A नॉट बाई 2 हो गया, इनिशियल वैल्यू A नॉट ई की पावर माइनस b बाई 2m, यानी ये कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं c, और टाइम यहाँ पर कितना रखेंगे 25t। A नॉट से A नॉट कट गया, तो यहाँ पर e की पावर कांस्टेंट इंटू 25 इंटू टी, यानी 25 ct की वैल्यू आ गई A 1/2, ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। अब बोला गया कि 50 ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो 50 ऑसिलेशन के लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे A डैश बराबर A नॉट ई की पावर माइनस कांस्टेंट इंटू टी, 50 ऑसिलेशन को लिखेंगे 50t है ना। तो हमें क्वेश्चन में A डैश का वैल्यू निकालना है, A नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में 5 है, इनिशियल वैल्यू 5,
ई की पावर 50t को हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर माइनस सी टी, और 25 अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल में ये माइनस हो गया, और इसको 25 सी टी का स्क्वायर लिखेंगे। 50 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 5 आ गई। ई की पावर 25 सी टी का वैल्यू है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/4, ठीक है। यानी जो 50t है उसको ऐसे लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारा हो गया 5/4, 1.25। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.25, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग अगर e की पावर माइनस 50 ct लिखेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 का पावर 2, यानी 1/4। तो जहाँ पर 50t है उसको हम लोग स्क्वायर लिखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 1/2 का स्क्वायर जो वैल्यू है वो कितना है 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो ये वैल्यू ऐसे सॉल्व हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ। यंग मॉडुलस में बोला गया कि एक रेडियस, इसका वायर का रेडियस आर है, लेंथ एल है। इसको चेंज करके लेंथ को 4l कर दिया, रेडियस को 2r कर दिया। यंग मॉडुलस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड रेडियस, एल और आर पे डिपेंड ही नहीं करता। तो ऑप्शन पहला ही रहेगा। टू बॉल्स ऑफ सेम मटेरियल हुज रेडियस आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 फॉल इन ए लिक्विड। टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी होता है 2/9 ईटा आर स्क्वायर इंटू जी डेंसिटी ऑफ मटेरियल या बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो V1/V2 का रेशियो R1/R2 का रेशियो का स्क्वायर होगा, 1:2 का स्क्वायर मतलब 1:4 आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो 45 में जो आंसर आएगा वो हमारा 1:4 आएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। ए स्टोन इज ए थ्रोन एट ए 25 मीटर पर सेकेंड एट 53 डिग्री। एक स्टोन को हम लोग यहाँ पर फेंकेंगे, और एंगल यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है। इस स्टोन का एंगल दिया है 53, तो ये वैल्यू 25 है मीटर पर सेकेंड, एंगल है 53। और कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ये हो गई, तो ये वेलोसिटी हो गई हमारी, बतानी है व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी इज एट 45 बिलो द हॉरिजॉन्टल। तो ये अगर हॉरिजॉन्टल बनाए तो ये हमारा 45 डिग्री है, ये वेलोसिटी v हो गई, ठीक है ना। ये vx हो जाएगा, ये हमारा by हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू बताना है जब इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल बनाए। तो चलो इसका ये वाला कंपोनेंट तो 25 cos 53 होगा, और ये जो vx होगा उसकी भी वेलोसिटी यही होगी v cos 45, ठीक है। दोनों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी, यानी 25 cos 53 बराबर क्या लिखोगे v cos 45, ठीक। 25 cos 25 cos 53 का वैल्यू ये हो जाएगा 0.6 होता है 53 का, और v cos 45 को हम लोग लिखते हैं 1/√2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5, इसको 0.6 के बजाय अगर 3/5 याद है तो ये भी सही है, 3/5 कर लें। v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 से ये कट गया, और v की वैल्यू हमारे पास आ गई, v बराबर आ गया 15√2, 15√2 आ गई, ठीक है ना। क्वेश्चन में टाइम निकालना है जब इसकी वेलोसिटी ये हो गई। इक्वेशन लगाएंगे, मोशन की इक्वेशन। इनिशियल वेलोसिटी u y डायरेक्शन में है गई हमारी 25 sin 53, और फाइनल वेलोसिटी हमारी v y इधर हो गई, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया है ना। इक्वेशन अगर हम लोग लिखना चाहें b y बराबर u y
फाइनल वेलोसिटी देखो नीचे की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ, यू वाई नीचे की ओर गिर रही है, फाइनल वेलोसिटी बढ़ेगी। फाइनल वेलोसिटी अगर हम लोग देखें इनिशियल से, तो उसका फाइनल वेलोसिटी का साइन क्या करो, माइनस का 2 और जी v बराबर u प्लस ए टी है ना, v y बराबर u प्लस ए टी, तो ये लगा देंगे y डायरेक्शन। बी वाई का वैल्यू, चलो यहाँ पर बी वाई का वैल्यू हमने निकाला है, इधर अगर 45 है तो बी वाई का वैल्यू हो जाएगा 15√2 साइन 45। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको नेगेटिव में लेंगे, नीचे का डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, ऊपर को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। यू वाई का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 25 साइन 53 माइनस का जी, यहाँ पर ए वाई क्या होगा, जी नीचे की डायरेक्शन में, और टी का वैल्यू निकालना है, तो ये हो गया माइनस का 15 साइन 45 का वैल्यू √2 से √2 कट गया, 25 साइन 53, 25 साइन 53 का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये 0.8 होता है। 0.8 को हम लोग लिख सकते हैं 4/5 है ना, और माइनस 10t, ये 5 हो गया, तो 10t बराबर क्या हो गया, 10t बराबर हो गया 20 माइनस इधर है 30, तो तो t बराबर आ गया 3.5 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर जो होगा 3.5 सेकेंड आएगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर 3.5 सेकेंड। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर AOB एंड COD, तो ये एक AOB हो गया और एक वायर हो गया COD। एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं। चलो इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2, और इसके ऊपर एक पॉइंट है ओ, सर देयर कॉमन पॉइंट फॉर 2, यहां पर हमको एक दूसरे के ये ऊपर है। द वायर कैरी I1 I2 करंट रिस्पेक्टिवली, पॉइंट P इज लाइंग एट डिस्टेंस D फ्रॉम O along डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो कहीं पर हवा में यानी D दूरी पे यहां पर कहीं पर है, इससे इस प्लेन के परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट O लेना है, O along ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर में एक पॉइंट O रखना है जो कि D दूरी पे है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो इस वायर के कारण किसी D दूरी पे, तो B1 बराबर क्या लिखेंगे, μ0/4 2I/r होता है, तो 2I/r, r की जगह यहाँ पर d लेंगे I1 की जगह, और ये जो हमारी फील्ड आएगी ये दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे से, तो अगर एक फील्ड हम लोग इसको लिखेंगे तो दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होगी। दूसरी फील्ड की वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे, μ0/4 2I2/d, दोनों जो नेट फील्ड आएगी उस जगह पर दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर फील्ड B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगा वो आएगा μ0/2 अंडर I का, यहाँ पर D कॉमन हो जाएगा, अंडर I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। जो फील्ड होगी वो दोनों, देखो यहाँ पर जो दूरी है वो परपेंडिकुलर दूरी है इस प्लेन से, तो अगर हम इस प्लेन से अगर किसी D दूरी पे देखेंगे तो दोनों के जो फील्ड आएगी, यहाँ पर जो फील्ड आएगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो अगर दो फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर की तरह निकालेंगे, आंसर जो आएगा वो चौथा ऑप्शन आ जाएगा। चलिए 48 करते हैं। 3 कॉपर ब्लॉक ऑफ मास M1 M2 M3 मेकिंग आर ब्रॉट इनटू थर्मल कॉन्टैक्ट, देखो तीनों जो है कॉपर के हैं, यानी सेम मटेरियल के अगर बने होंगे, जो थीटा होता है हमारा मिक्सचर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है M1
C1 T1 प्लस M2 C2 प्लस T2 प्लस M3 C3 T3 अपॉन टोटल मास M1 M2 प्लस M3। ये हमारा अगर सेम मटेरियल के आपस में कांटेक्ट में रखे जाएंगे ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर नीचे जो फार्मूला आएगा M1 C1 प्लस M2 C2 प्लस M3 C3 ये होता है। अब सभी का सेम मटेरियल का बने हैं, कॉपर ब्लॉक हैं सभी, तो कॉपर ब्लॉक के लिए C1 C2 C3 ये सेम हो जाएगा। यहाँ पर C1 C2 C3 सेम हो जाएंगे, तो ये C1 C2 C3 एक ही मटेरियल के हैं तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास मिक्सचर का जो टेम्परेचर आएगा वो हो जाएगा M1 T1 प्लस M2 T2 प्लस M3 T3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। अगला करते हैं 49। A light rod carries a 3 equal masses ABC as shown in the figure. What will be the velocity of B? B की velocity निकाला in a vertical position of rod. It is released from horizontal position. एक रॉड को इस हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में लाने में हमको बताना है, रिलीज किया गया तो B की वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी बताना है इसकी। तो यहां पर देखो ये पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, अब वर्टिकल में आएगा, तो यहां पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो किस में बदल जाएगी, गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रॉड घूमेगा तो गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल, 3 बॉल है यहाँ पर 3 पॉइंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ये हमारा ये रेफरेंस हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले का हो जाएगा mg, और यहाँ पर देखो जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये कितना दूरी यहाँ पर हो जाएगा L/3, ठीक है ना, L/3। अब दूसरा देखेंगे, दूसरे वाले का, अच्छा यहाँ से ये हम लोग रेफरेंस इसी को ले रहे हैं, इस पॉइंट से रेफरेंस ले रहे हैं। दूसरे वाले का देखो प्लस mg, और ये दूरी यहाँ पर पहले कितनी थी B की पोजीशन देखो L/3 प्लस L/3 तो 2L/3, ये नीचे आ जाएगा 2L/3 यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 2L/3। तीसरा वाला देखो प्लस mg L/3, तीसरा वाला यहाँ आ जाएगा तो L/3 यहाँ, यानी कि टोटल हो गया L, तो L रह जाएगा, L/3 प्लस L/3 ये हो जाएगा। ये लॉस इन पोटेंशियल हो गई। गेन हो गया हाफ mr ओमेगा स्क्वायर, mr हाफ m, ऐसे लिख सकते हैं हाफ i ओमेगा स्क्वायर, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। i का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सब पार्टिकल है, तो यहाँ पर हाफ i जो होगा वो हमारा mr स्क्वायर होता है। तो पहले वाले का लिखेंगे हाफ m, मास सबका सेम है तो हाफ m तो कॉमन रहेगा सभी में। दूरी यहाँ से देखो कितना हो जाएगा L/3 का स्क्वायर, तो पहला हो जाएगा L/3 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का दूरी यहाँ से यहाँ तक 2L/3 का स्क्वायर, और तीसरा वाला यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक L इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, चलो सॉल्व कर लेते हैं। सारे m जो है यहाँ पर कॉमन होके कट जाएंगे। पहले इस साइड का हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कितना दे रखा है, GL/3 है यहाँ पर, GL/3 और यहाँ 2GL/3, यहाँ GL, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, LCM लेंगे पहले, 3 LCM ले लेते हैं, तो यहाँ GL ही रहेगा प्लस यहाँ पर 2GL रहेगा प्लस यहाँ पर हमारा 3GL रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, 1/2 L स्क्वायर सब जगह कॉमन है, बाहर कर लेंगे, 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, प्लस 2/3 का स्क्वायर 4/9 हो जाएगा, प्लस L का स्क्वायर यानी 1 रह जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये 5/4 आ जाएगा,
5 ऊपर आ जाएगा और 5/9 ये नहीं, यहाँ पर हमारा 1/2 एल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 एलसीएम हो जाएगा 1 + 4 + 9/9। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 का स्क्वायर 4/9, एल का स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। 9 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 4 + 9, तो ये 14/9 आ गया, ठीक है ना। चलो यहाँ से जो वैल्यू आया GL 3GL 5GL 6GL 6/3 2GL बराबर आ गया हाफ एल स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर भी यहाँ पर है। फोर्टीन बाई 9 ओमेगा स्क्वायर, ठीक। एल स्क्वायर से एक एल कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम लोग इसको 2 से 14 को काट दें 7 हो जाएगा। तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू आया, ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 9 2 जा 18/7, और हमारा एक यहाँ पर एल बचेगा तो, और यहाँ पर जी बचेगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा 18/7 एल आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हमें क्वेश्चन में v की वैल्यू निकालना है b पे, तो वेलोसिटी एट b बराबर हो गया b बराबर r ओमेगा। r यहाँ पर b के लिए कितना लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2l/3 इंटू ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू हम लोग का कितना है 18 अंडर रूट 18g/7, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, ये जाएगा तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 18 इंटू 4 GL और डिवाइडेड बाई 7 इंटू 9, 9 2 ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 8/7 GL, अंडर रूट 8 GL/7 पहला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। हाँ यहाँ पर एल भी था ना, हम लोगों ने यहाँ पर एल भी रखा है, और एक एल से क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर एल स्क्वायर होगा, एक एल से एल कट जाएगा, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। शेप ऑफ वी और आई ग्राफ, ओमिक रेजिस्टेंस के लिए वी और आई ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये था आज का डिस्कशन, और इस पेपर में आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, पेपर अच्छे से दीजिएगा, और जो भी डाउट होंगे उसको आप नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट देखिए, नहीं समझ में आता है तो फिर से पूछिए। जुड़े रहिए न्यूलाइट चैनल से और ऐसे ही टेस्ट देते रहिए। थैंक यू।